नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ योज आपके साथ। सारा मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं प्रोग्राम में। पहले आपका परिचय कराता हूं। अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आए सर, स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, स्वागत सर आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर है प्रोग्राम में, देवेंद्र आपका स्वागत। समीर चौगांवकर साहब भी हैं, समीर स्वागत आपका। बड़ी खबर है आज कहानी कुर्सी की में। देखिए कुर्सी के पीछे की सबसे बड़ी खबर तो आज पहले ही हमारे चंक में गिर गई, और वो है दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बहुत जोरदार झटका जो लगा है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने सरकार से ही नहीं पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद छोड़ा, पार्टी छोड़ी, और एक चिट्ठी लिखकर के अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल के आलीशान घर से लेकर यमुना नदी की साफ सफाई न होना, सब मुद्दों पर अपनी सरकार को गिरा। कैलाश गहलोत ने कहा कि हम हर वक्त केंद्र से ही लड़ते रहे तो ये वक्त की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम जिस विचारधारा के साथ पार्टी से जुड़े थे, अरविंद केजरीवाल से जुड़े थे, आज पार्टी उन मूल्यों से भटक चुकी है। आज पार्टी केवल सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ करना है वो कर रही है, आम आदमी के काम नहीं कर रही है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ बातें उठाई हैं, जैसे मैंने आपको बताया। शुरुआत में वो लिखते हैं कि पॉलिटिकल एम्बिशंस हैव ओवरटेकन आवर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स पीपल। हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हम पर हावी हो गई हैं। यमुना का मुद्दा ले लीजिए, यमुना को हम साफ नहीं कर पाए बल्कि यमुना और गंदी हो गई है। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे सामने कई एम्बैरेसिंग मौके भी आए, कई ऐसी कंट्रोवर्सीज आई, विवाद खड़े हुए, जैसे शीश महल। आप सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने रहते हुए जो सरकारी बंगले का रेनोवेशन कराया था उसको शीश महल बीजेपी कहती है, उसका जिक्र कर रहे हैं कैलाश गहलोत। और उसके अलावा वो साफ कह रहे हैं कि केवल दिल्ली की सरकार से लड़ते रहना, सारा वक्त हम इसी में जाया करते रहते हैं, केंद्र की सरकार से लड़ते रहना, इससे आम आदमी का कोई भला नहीं होता है। अब कैलाश गहलोत कौन है ये भी समझना जरूरी है। कैलाश गहलोत इस सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, एक वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी वो रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जब यह सवाल उठा था कि दिल्ली में 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा, तो एलजी ने इनका नाम दिया था। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। पार्टी चाहती थी कि आतिशी झंडा फहराएं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनका नाम आगे बढ़ाया था कि कैलाश गहलोत को झंडा फहराने दिया जाना चाहिए, और उन्होंने ही फहराया भी। तब भी इस बात की सूगबुगाहट थी कि केंद्र के साथ या बीजेपी के साथ क्या कैलाश गहलोत की कोई नजदीकियां हैं। लेकिन अब भी क्या वो बीजेपी में ऑफिशियली जाएंगे, पार्टी बदलेंगे? एक पार्टी तो छोड़ ही दी है, क्या बीजेपी में जाते हैं? इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देवेंद्र हमको एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, कैलाश गहलोत का जाना कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली में सरकार में कितना बड़ा चेहरा थे? नैरेटिव के हिसाब से बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार के बड़े मंत्री थे। और नैरेटिव के हिसाब से जब मैं कह रहा हूँ सर, अब इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि वोट के लिहाज से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। कैलाश गहलोत के पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं तो बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, बहुत संपन्न बिजनेसमैन के तौर पर उनकी ख्याति रही है। उनको लाया गया, आम आदमी पार्टी से जोड़ा गया, अरविंद केजरीवाल ने जोड़ा इस लिहाज से कि एक तो पैसे वाले हैं, संसाधन लगाएंगे पार्टी के लिए, दूसरी चीज़ की जाट कम्युनिटी से हैं तो आउटर दिल्ली में उसका एक अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन जैसा कि उस एक लाइन को जो आपने बताया ना, इस पूरे एपिसोड को उसी एक लाइन से जोड़ के देखिए कि हमेशा केंद्र सरकार के साथ लड़े रहना, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है दिल्ली वालों का, इस सोच के वो रहे हैं। और उपराज्यपाल के प्रशासन के साथ उनकी तालमेल बहुत अच्छी थी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर, जो कि वन मैन शो चलाती है वो पार्टी, उसमें कानाफूसी तो समझ सकते हैं आपकी, जब इस तरह का ढांचा हो तो कानाफूसी कितनी ज़्यादा होती होगी। गहलोत के खिलाफ बहुत ज़्यादा हुई। जेल से जब केजरीवाल लौट के आए तो इनका जो डिपार्टमेंट है, इसमें लगभग 9 ये बड़े डिपो बनवा रहे थे, इस तरह के सारे काम को रोका गया, ये कहते हुए कि फंड नहीं है इसके लिए। अच्छा। तो इन सारे काम को नहीं करना है। समझा जा सकता है कि सीधे सीधे वो रास्ता दिखा रहे थे कि हम आगे क्या करने वाले हैं कैलाश गहलोत के खिलाफ। दूसरी चीज़ कि आम आदमी पार्टी में बहुत चर्चा चलती है कि जो मौजूदा विधायक हैं इनमें 35 से 40 ऐसे हैं जिनके टिकट इस बार काटे जाएंगे। तो इस तरह के बैकग्राउंड में किसी हाई प्रोफाइल मंत्री के साथ, जो कि इस बात में यकीन करता है कि हाँ उसको काम करना है, तो अगर इतने सारे दबाव आएंगे तो नतीजा यही निकलना था। बस समय की बात थी कि ये कब होना है। और जिन मुद्दों को उठाया कैलाश गहलोत ने, उसमें भी आप देख सकते हैं कि एकदम स्मार्टनेस के साथ जो तथ्य हैं उसी आधार पे उन्होंने ये सारी चीज़ों को आरोप लगाते हुए छोड़ा है। लेकिन अंदर की कहानी ये है कि वो ये चाह रहे थे कि अच्छे तरीके से काम कर लिया जाए, हमेशा लड़ाई नहीं, जो कि एक आमतौर पे बिजनेस माइंड का एटीट्यूड ये रहता है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खफा थे। उनके मंत्रालय के कामकाज को लगातार बाधित किया जा रहा था, जिसके चलते ये हुआ। ये तो क्या ये पार्टी के अंदर इनसे नाराजगी की वजह थी कि भाई आपके संबंध क्यों ठीक हैं एलजी के साथ या बिल्कुल सौरभ, उसी आधार पे जो कह रहा है गहलोत के जो विरोधी थे वो लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ ये मैसेज करते थे कि ये तो एकदम मिलजुल के काम कर रहे हैं, एलजी प्रशासन के साथ इनका बहुत अच्छा चल रहा है। जब जो आपने बताया कि 15 अगस्त के लिए जब नाम आया था, उस समय भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा चली कि देखिए जो बात हम लोग कहते थे
वो कितना सही हो रहा है और एलजी इनको पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल के दिमाग में घर कर गई और जब वो जेल से बाहर आए उसके बाद इनके मंत्रालय के कामकाज को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा व्यवधान खड़ा हुआ है, हमें ये बताया गया। और उसमें ये भी बताया गया कि जैसे उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उन प्रोजेक्ट्स को रोका गया, ये कहते हुए कि अब इसके लिए फंड नहीं है, समय अब नहीं। इसके बाद देवेंद्र स्वाभाविक तो यही लगता है कि ये बीजेपी की राह करें। उसमें कोई रोड़ा भी नहीं है सौरभ, और ये बहुत आसान सी बात है कि इसके बाद उनका अगला कदम वो आप देखेंगे कि अगले चुनाव में बीजेपी की तरफ से होंगे, क्योंकि इनकी छवि को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं है। कामकाज करने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं और वहां पर फिर बीजेपी को ये सूट करेगा। और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया वो तो और ज्यादा सूट करेगा, जैसे शीश महल की बात कर रहे हैं, यमुना की सफाई की बात कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों के आधार पर कोई व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ रहा है तो समझ सकते हैं आप कि बीजेपी के लिए वो कितना मुफीद होंगे। क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये एक एम्बैरेसमेंट भरी है केवल कि हमारा एक नेता चला गया, मंत्री चला गया, इससे ज्यादा भी कुछ क्या समीर जी? नहीं, फिलहाल तो ये एक एम्बेरसमेंट सिचुएशन, इतना बड़ा नेता आपका चला जाता है, एक आध विधायक अगर चला जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। कैलाश गहलोत एक बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, झंडा वंदन उन्होंने किया था और बड़े करीबी माने जाते थे। लिकर का जो स्कीम था, हालांकि इस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मकान का जिक्र किया, ये कहा कि आप सरकार से, केंद्र सरकार से लड़के विकास नहीं कर सकते। अभी उनका केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर यमुना से लेकर सब बोल रहे हैं, इसमें शराब घोटाले का बिल्कुल अभी उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। हालांकि भी कहा जाता है कि जब जो लिकर पॉलिसी बनी थी उसमें कैलाश गहलोत की बड़ी भूमिका थी। उनके घर में जो कैलाश गहलोत का घर था उसमें विजय नायर रहा करते थे, तो अरविंद केजरीवाल के बहुत भरोसेमंद थे, बड़े जाट नेता के रूप में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जाटों के नेताओं से हरियाणा में एक संघर्ष कर रही थी, कोई बड़ा जाट नेता नहीं था। दिल्ली के अंदर जरूर साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा एक बड़ा उनके पास चेहरा रहा है, लेकिन इस बार वो लोकसभा का टिकट उनको नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैलाश गहलोत को भारतीय जनता पार्टी का लेकर आ रही है तो क्या सिर्फ एक मंत्री बनाने के लिए लेकर आएगी, और वो जिस पोजीशन पे थे आम आदमी पार्टी में, इतने सीनियर लीडर थे, इतने मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, तो वो क्या है खाली मंत्री बनने के लिए आएंगे? मुझे लग रहा है अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से बात हुई तो किसी बड़े बात के लिए बात हुई हो। अब ये देखना होगा क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में चेहरा बनते हैं या वो केंद्र की राजनीति करते हैं, राज्यसभा भेज के उनको केंद्र की राजनीति में ले आया जाता है। ये बात तय है कि वो सिर्फ एक विधायक बनने और एक मंत्री बनने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे। जरूर उनका कोई एक बड़ा बात भी होगी जिसके तहत वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपने जो बात की मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, मेरा ध्यान उसी पर ही है। उनको यमुना गंदी है ये दिखाई दे रहा है, उनको मुख्यमंत्री का घर दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री जेल जिस वजह से गए वो मुद्दा उनको नहीं दिखा, वो उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं चिट्ठी में। नहीं, वो तो ईडी के साथ कर ली ना, ईडी में उन्होंने सम्मन किया था उनको, आप भूल जाते हैं। ईडी ने लिकर केस में उनको सम्मन किया था, पीएमएलए के केस उन पर चल रहा है, तो अभी एक पार्टी की वॉशिंग मशीन फिर से चालू होने वाली है। मुझे लग रहा था ये घटना एक हफ्ते पहले हो गई, मतलब दिल्ली का चुनाव आपने महाराष्ट्र का चुनाव शुरू होने से, खत्म होने से पहले शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब ये वॉशिंग मशीन में धुलवाने गए खुद को? धुल ही जाएंगे, लॉन्ड्री तो हमेशा चलती रहती है ना, तो कोई ऐसा तो नहीं बंद होती है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव खत्म होने से पहले बीजेपी ने दिल्ली चुनावों की शुरुआत कर दी है। ये तो अब जिक्र कर ही दिया कि भाई उनके एलजी को जब झंडा वंदन के लिए बुलाया था, हम तो थोड़ा देर से समझते हैं ना, मेरे जैसे लोग थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये तो उसी दिन तय हो गया था कि उनको किसका झंडा उठाना है। नहीं, लेकिन खास आदमी थे भाई, जैसा अभी समीर जी ने ठीक याद दिलाया, विजय नायर शराब घोटाले का जो मिडिल मैन बताया जाता है जिस व्यक्ति को, इनके घर में रहता था। नहीं तो उसका जिक्र थोड़ी किया इसमें, चिट्ठी में किया है कि आप तो पढ़ते हैं अंग्रेजी को। नहीं किया, मैं तो बार-बार ये पूछ रहा हूं कि उसका जिक्र हाँ, तो क्यों वो नहीं है ना जिक्र, क्योंकि मुझे लगता है उसका जिक्र उन्होंने जब पीएमएलए केस में और लिकर केस में ईडी ने पूछा था, उनको बुलाया था, तब उनको जानकारी दी होगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा रिएक्शन दिया है। मैं वीरेंद्र सचदेवा साहब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके वो वाले बयान भी मुझे याद है जब वो इसमें गए थे लिकर केस में। खैर, लेकिन ये एक एम्बेरेसिंग बड़ा है चुनाव की दृष्टि से, कोई वोट के हिसाब से कोई बहुत फर्क पड़ रहा हो आम आदमी पार्टी को, नजफगढ़ सीट पर पड़ सकता है, वो बड़े नेता हैं, जीते भी हैं लगातार। ट्रांसपोर्ट को लेकर भी काफ़ी उनकी चर्चा हुई थी, ट्रांसपोर्ट घोटाले को लेकर भी बहुत चर्चा होती रही थी। और जो सवाल समीर जी ने किया ना, वो महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिला है? क्या पार्टी उसको लिए तैयार होगी? क्योंकि उनके पास तो कोई है नहीं, तो वैकेंसी तो पड़ी हुई है। लेकिन जो सब लोग अभी उनके खिलाफ बोल रहे थे, क्या उन्हें चेहरा ना हो, चेहरे के दावेदार तो बहुत है। नहीं, दावेदार तो बहुत सारे होते हैं, जब सरकार नहीं बन रही हो तो बहुत दावेदार होते हैं। सरकार बनाने लायक कोई चेहरा है कि नहीं है, वो अभी पार्टी के पास नहीं है। तो कैलाश गहलोत जी क्या वो चेहरा बनेंगे, ये साफ है। और अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि वो बीजेपी में जाएंगे। हाँ। अजय जी वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की वॉशिंग मशीन शुरू हो गई। नहीं, कई बार हम विश्लेषण करते हैं ना, तो थोड़ा घटनाओं की प्रतीक्षा की बजाय कुछ सीमा से भी बाहर जाते हैं कि अभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक हमने घोषित कर दिया है उनको,
या संभावना जता रहे हैं। देखिए, इन्होंने अपने पत्र में इतना तो कहा है कि आपने हमको काम करने के लिए अवसर दिया है केजरीवाल जी के प्रति, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब कहे हैं, जब ये शपथ ले रहे थे आतिशी के साथ, तो जब बाहर आए थे पत्रकारों से, इन्होंने कहा था कि भाई हमारा अगला मिशन जो है एक ही है, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो इतने कम दिन में कैसे समझ में आ गया कि शीश महल की गड़बड़ी है, जमुना की सफाई नहीं हुई है, सारी आ गई। दूसरा है कि कोई इन्होंने अंदरूनी बात नहीं कही है, केवल उतनी ही बात है जो जनता के बीच वो मुद्दे के रूप में विद्यमान है। अंदर की कोई बात कि केजरीवाल जी की कार्य पद्धति क्या है या हमारे संबंध है, उसके कारण समस्या हो रही थी। बाकी शीश महल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जमुना की सफाई की चर्चा कर रहे हैं, अपना काम करने का एजेंडा भूल के राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, ये सामान्य सी बातें वो बोल रहे हैं। अभी तक उस बात से ऐसा नहीं लगता है कि कैलाश गहलोत के सामने इस्तीफा देने की क्या वजह हो गई थी, यह उसमें से कहीं स्पेसिफिक नहीं है। तो उन्होंने एक मोटा मोटी दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार की पार्टी है कि जो भी बाहर से आएगा उसको शामिल करो और उसका परिणाम उसने भुगता है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भुगता है, उसका परिणाम पश्चिम बंगाल में भुगता है, झारखंड में भी अनेक सीटों पर भुगत रही है, तो वो अगर उस रूप में है तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये जाट थे, पिछले बार INLD के एक जाट इनके विरुद्ध लड़े थे और बहुत करीब टक्कर हो गई थी, बीजेपी वहां 3rd पोजीशन में आ गई थी। तो एक संभावना यह हो सकती है कि अगर बीजेपी में जाएंगे तो INLD का बीजेपी से गठबंधन है तो इनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा नहीं हो, उसमें एक संभावना जो रणनीतिक मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी ओर कैलाश गहलोत एक बहुत सोबर मिनिस्टर माने जाते थे। दिल्ली के जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वहां का एलिट कल्चर है, जो छात्र संगठनों का कल्चर है, उससे निकल के आए थे, जिनका दिल्ली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बिजनेसमैन। ऐसा व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब वातावरण में कुछ सर मैं अपडेट कर देता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने रिएक्ट कर दिया है अब अपने मंत्री के इस्तीफा देने पर। उन्होंने कहा कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। ये मैं आपको आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट पढ़ के दिखा रहा हूं। इनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले थे। कैलाश गहलोत पर रेड भी हो चुकी थी ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। उनके पास बीजेपी में जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। यह बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। वही बात वो कह रहे हैं कि भाई दबाव था। नहीं, आम आदमी पार्टी तो जब हमारे मनीष सिसोदिया जी गए तो बताया कि हम पर तो दबाव था कि तुम इतने विधायक को लेके आ जाओ और तुम्हारा केस हटा देते हैं। क्या यह संभव है कि इतने 68 विधायक में से ये एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोई दल बदल कर दे? बहुत सारी बातें होती है। ईडी ने शराब में तो इनसे पूछताछ के लिए एक्यूज्ड के रूप में नहीं बुलाया था, इनको एक गवाह के रूप में एक्यूज्ड के रूप में नहीं बुलाया था। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक्यूज्ड के रूप में नहीं बुलाया था, न इनकी अरेस्टिंग हुई थी, न इनके खिलाफ वारंट की बात थी, न ईडी का कोई ऐसा स्टेटमेंट था। इनकम टैक्स की नोटिस तो हमारे आपके यहां भी आती रहती है भाई। इनकम टैक्स समान सा मामला भी चल रहा है। नहीं, इनके ऊपर केस तो था। केस है केस है। सुने केस। दो चीज था सौरभ, एक तो उस मामले लिकर मामले की लेकर बात करें। पहली बात तो ये कि जो मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वो उसमें वो शामिल थे, तो होंगे ही, सरकार के बड़े मंत्री थे तो उसमें रही। दूसरी चीज कि इनका जो सरकारी घर था वो विजय नायर को दिया गया था। और किसी भी सरकार में, अरविंद केजरीवाल की सरकार में कोई घर किसको देना है ये फैसला कौन करता है? मंत्री करता है क्या? जब इनको उस घर की जरूरत नहीं थी तो किस लेवल से डिसीजन आया होगा पता नहीं। तो ये चीजें ऐसी नहीं थी। इनकी पूछताछ लगभग मार्च में हुई है सौरभ, और अगर वैसी कोई चीज इनके सामने आई होती तो अगर बाकी मंत्री गिरफ्तार हो रहे थे तो ये क्यों नहीं हो गए होते? ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्योंकि इनकी ट्यूनिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है एलजी प्रशासन के साथ, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस बात को कतई नहीं पहचान रहे थे कि भाई इतना आप सेम पेज पे कैसे। अच्छा, फिर मुझे आप बताइए, शीश महल में तो उन्होंने कई बैठकें की होंगी केजरीवाल साहब के साथ पहले। नहीं, उसमें देखिए दो चीजें, कोई व्यक्तिगत खुन्नस में चिट्ठी में तो नहीं बताएगा ना। चिट्ठी में तो आप पब्लिक नैरेटिव पे ही जाएंगे जो कि जनता को पसंद है। पब्लिक नैरेटिव नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है। जो चिट्ठी उन्होंने लिखा है वो पब्लिक नैरेटिव पे भी ये तो जनता के लिए है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं भाई साहब, हमको बाहर निकलते हैं, इतनी गंदी यमुना, हमको बड़ी शर्म आती है। हमने कोई काम नहीं किया, हमारा मुख्यमंत्री इतने बड़े बंगले में रहता है, हमको बड़ी शर्म आती है। लेकिन मुख्यमंत्री जेल चला गया, वो मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं सौरभ। और दूसरी चीज ये कि अगर आप जनता जब इस्तीफा दे के अलग होंगे तो आप यही सोचेंगे ना कि भाई ऐसे मुद्दे के सहारे जाएं जो कि जनता एक्सेप्ट करे। आप ये कहिए कि हमको बुला के अरविंद केजरीवाल डांट दिए और इसके चलते हमने इस्तीफा दे दिया, कौन आपको पसंद करेगा? कोई भी व्यक्ति इस्तीफा देता है, किसी पार्टी को जब छोड़ता है तो ऐसे नैरेटिव को चुनता है जिसके सहारे अपने आगे की राजनीति को चमका सके। इनके केस में ऐसा है भी नहीं कि कोई बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हों।
या उस तरह की चीजें अपनी मैंने आपको सीट शुरू या में एक आध बताया। सीट पर असर होगा। अपनी एक सीट, ज्यादा से ज्यादा अगर बीजेपी में आएंगे ही आएंगे, और अगला चुनाव एक विधायक के तौर पर लड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही आ गया या कोई बहुत बड़े एसेट हों, ऐसा दूर दूर तक नहीं होने वाला है। सिर्फ ये होगा कि वो कैंडिडेट बनाए जाएंगे, क्योंकि छवि को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर पूछताछ में 5-5 घंटे की पूछताछ हुई है, मार्च में पूछताछ हुई थी, उस समय गिरफ्तार कर लिया गया होता। अगर वही काम करना होता तो बाकी मंत्री अगर गिरफ्तार हो रहे थे तो ये भी हो गए होते। सही तौर पे उस बातचीत में, उस पूछताछ में वैसी कोई चीज़ इनके खिलाफ अब तक नहीं मिली होगी जिसके चलते ये रहा होगा। अगर ये तनाव नहीं होता और इनके डिपार्टमेंट के कामकाज को लेकर मुझे लगता है कि अगर ये बाधा नहीं खड़ी गई हुई तो अभी ये इस्तीफा नहीं होता है। इनके सामने ये समस्या जरूर होगी कि अगर आपने इतना विश्वास खो दिया, और जैसा कि पहले मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी में खूब चर्चा चल रही है कि 35 से 40 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने, हाँ, और अरविंद केजरीवाल का टिकट काट देते उसके बाद ये कहाँ के रहते। तो शायद समय रहते हुए, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, बहुत सारी सीटों पे बीजेपी कैंडिडेट भी फाइनल कर रही है, तो शायद समय रहते इन्होंने इस काम को कर लिया होगा कि कम से कम वहां अप्रोच कर सके। एक चीज तो जैसे आपने भी कहा और वो पता भी चल रही है अब, क्योंकि खबरें ऐसी तैरने लगी हैं, एलजी से इनकी करीबी या दोस्ती, ये एक बड़ी झगड़े की वजह शायद थी इनकी पार्टी के अंदर। हाँ, बड़ी वजह रही होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और एलजी के तो 36 से भी 2 बार 36 का आंकड़ा रहा है। कोई भी एलजी रहा हो, कोई मतलब अभी मौजूदा एलजी की बात नहीं है, तो एलजी के साथ जिस पार्टी का, सरकार का इतना खराब रिलेशनशिप रहा, मैं खराब कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, उस तरह से भी खराब रिलेशन रहा। उसके बाद उनके जो सबसे बड़े मंत्री हैं या एक बड़े मंत्री हैं, उनका रिलेशन उनके साथ अच्छा रहे, और एलजी साहब खुद ही उनको झंडा रोहन के लिए, झंडा वंदन के लिए बुला लें, तो ये तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। और उसमें भी जब उन्होंने 7 मंत्री हैं दिल्ली में, 7 मंत्री मुख्यमंत्री जी के लिए, उसमें भी एक टॉप का आदमी। लेकिन एक बात तो है ना सर, भले ही एलजी के कितने करीबी रहे, अरविंद केजरीवाल को बड़ी नाराजगी रही होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में रहे, उसके बाद आतिशी बनी उसके मंत्रिमंडल में रहे, तो कद तो इनका पार्टी के अंदर बड़ा रहा है। लेकिन अब कैलाश गहलोत को यह भी सोचना है कि जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के, उनका राजनीतिक हश्र क्या हुआ है, क्या कोई चुनाव जीता है या कोई अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया है। आप पिछले 2000 बहुत है, कपिल मिश्रा को आप देख लीजिए, अब जो प्रवक्ता बन गई है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, चुनाव हार गए, वो सहरावत चले गए थे, चुनाव हार गए, लोक विधानसभा का कुछ चुनाव हार गए। उसके बाद जो प्रवक्ता है अभी इनकी महिला प्रवक्ता जो है, जो गई थी स्वाति मालीवाल भी अभी राज्यसभा में, कुछ मिला नहीं, वो तो बने हुई है अपनी पार्टी की तरफ। विवाद भी अलग है। कोई भी ऐसा नेता रहा नहीं जो आम आदमी पार्टी छोड़ के गया हो, दिल्ली में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया हो, भले भारतीय जनता पार्टी में गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही कैलाश गहलोत चले गए, उनको ये लग रहा होगा मेरा टिकट कट जाएगा, या उन्हें उम्मीद होगी कि शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, या मुझे केंद्र के अंदर कोई जिम्मेदारी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक कैलाश गहलोत का जाना, अगर चुनावों की कोई भविष्यवाणी पर कोई टिप्पणी करती है, तो ऐसे तो ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी में गए हैं। पिछले हफ्ते में बिल्कुल लोग गए, बहुत लोग गए, तो उससे नहीं होता। शाजिया इल्मी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन मैं गहलोत साहब का थोड़ा सा ये रहा कि 15-20 दिन पहले यमुना देख लेते ना, क्योंकि जब ये क्या नाम था उनका, आतिशी जी के मंत्रिमंडल में गए थे, तब तो नहीं जाना चाहिए था भाई, ये इतनी गंदी यमुना वाली सरकार में मुझे नहीं जाना चाहिए। अरे भास्कर मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भास्कर, आम आदमी पार्टी देखते हैं, वो बता सकते हैं क्या वजह रही कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के पीछे। जी भास्कर, बताइए। सौरभ, देखिए, पार्टी छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी ये वजह यह है कि कैलाश गहलोत को एलजी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। जो जानकारी हमारे पास आ रही सूत्रों के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का काम नहीं है, ये एलजी से जो उनकी करीबी रही है, और इस बात को आम आदमी पार्टी शुरू से कहती रही है, मानती रही है कि कैलाश गहलोत का कोई भी काम सरकार में नहीं रुकता था। एलजी से ट्रेनिंग उनकी बहुत अच्छी थी, और ऐसा माना जा रहा है कि उनके द्वारा एक तरह से समझाने बुझाने के बाद ये कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि मुद्दा भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी उठाती है। और भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया गया, ऐसी जानकारी हमें दी जा रही है, और दिल्ली बीजेपी के एक बड़े नेता ने हमें बताया है, इसमें हम लोगों की किसी की कोई भूमिका नहीं है, ये कल ही तय हो गया था, और इसमें एलजी की सबसे बड़ी भूमिका है, और उसके बाद ही ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको याद होगा कि कैलाश गहलोत के लिए सबसे बड़ा विवाद जो हुआ था वो 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर हुआ था, और तब भी एलजी ऑफिस में केंद्र सरकार से पूछा था कि आखिर कोई और झंडा फहरा सकता है तो वो कौन हो सकता है, तो कोई भी मंत्री हो सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ कैलाश गहलोत का नाम फिर दिया गया। तो इस बारे में जो भी विवाद हुआ, आम आदमी पार्टी उसको खत्म करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन वो सतही स्तर पे था। दूसरी तरफ ये भी जानकारी है हमारे पास, जो कैलाश गहलोत से जुड़े हुए लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से कैलाश गहलोत के डिपार्टमेंट का कोई काम हो नहीं पा रहा था, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो इसकी भी नाराजगी थी। और साथ में एलजी के जरिए जो उनका संपर्क बन रहा था, उसका ये परिणाम हुआ है कि आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। अरे खबर मैं दे दूं, 2 बजे अरविंद केजरीवाल एक संवाददाता सम्मेलन कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उस पर उसकी पुष्टि कर दी भास्कर ने। एलजी से दोस्ती ये बड़ी वजह बनी है कि कैलाश गहलोत को मना लिया गया कि वो पार्टी छोड़ दें। अब इस पार्टी में हो गया उनका जितना रहना था, अब ऑब्वियसली लग रहा है कि वो बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे। 2 बजे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी ये खबर और अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर, तो लगता तो यही है कि इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे होंगे। परवेश वर्मा साहब का कोई रिएक्शन आया क्या इस पर? जी किनका? परवेश वर्मा साहब का भी रिएक्शन आया बीजेपी से? ये जो ईडी का केस था वो भी पता लगा, इनका भाई हरीश गहलोत पर 1 करोड़ 48 लाख हवाला के जरिए दुबई भेजने का लगा था कि उनका बेटा एनआरआई है, वो वहाँ पढ़ता है, उसको 1 करोड़ नाम भी दिया था कि फलाने के जरिए भेजा। एक उनकी फ्लैट भी जब्त हुई थी, उसमें इनको बुलाया गया था भाई के मामले में। तो वो फ्लैट अभी जो है वो ईडी के द्वारा सील ही है। वो हरीश गहलोत की बात थी। अभी ईडी बड़े कैलाश गहलोत का डायरेक्ट जो है ना, कोई अभी उस केस में इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं दिखा। हो सकता है वो अलग बात होगी, वो तो अब आम आदमी पार्टी ज्यादा बताएगी कि इनके कौन कौन से केस थे, वो भी पता चल जाएगा। नहीं, जो हमने अभी सर अब इतना साफ दिखाई दे रहा है कि ये भी खुश नहीं थे और पार्टी भी इनसे खुश नहीं थी, मतलब प्रेम दोनों तरफ से घट गया। बराबर नहीं, आम आदमी पार्टी में बहुत सारे नेता खुश नहीं है, उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। और इस बीजेपी चूंकि विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं कर पाती है, यहां उसके पास नेता नहीं है, वातावरण उसके पक्ष अनुकूल नहीं खड़ा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उसमें जाते नहीं है। बहुत सारे लोग जो टीवी पर आके बोलते हैं, व्यक्तिगत ऐसे विधायक मुझसे मिलते हैं, व्यक्तिगत कार्यक्रमों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक मिलकर काम करते हुए मैं देखता हूं। में रहता है कि शीर्ष नेतृत्व से सभी राजनीतिक दल में अपने लोग खुश नहीं होते, राजनीतिक मजबूरी रहती है। भारतीय जनता पार्टी में से दर्जनों नेता होंगे शीर्ष नेतृत्व से खुश आम आदमी, लेकिन राजनीतिक मजबूरी में टिके रहते कि सत्ता ये दिलवाने वाले। वैसे दिल्ली में पता है नेताओं को यहाँ अरविंद केजरीवाल ही सत्ता दिलवाने वाला है, तो सत्ता का सुख चाहिए तो अरविंद केजरीवाल का साथ रहना पड़ेगा। थोड़ा गुणात्मक अंतर है। बीजेपी में भी बहुत लोग प्रिंसिपल से आते हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन यहां तो एक आंदोलन से आए। अभी भी 15-20 ऐसे विधायक हैं जो जमीन पर काम करके, संघर्ष करके, आम आदमी से पुलिस की लाठी खा के लोकप्रिय होकर विधायक बने हैं जी। तो उनको इस व्यवहार से परेशानी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी बात कैसे करते हैं, कैसे हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप है, हम लोग तो सबसे मिल के काम 10 साल मंत्री रहने के बाद मंत्री वाले भी हैं और बिना मंत्री वाले भी हैं। तो ये आप जब जाएंगे तो ये पता चलेगा।